आपको भाई देख के ये रोड वोड बिल्कुल नहीं लगेगा कि भाई आप अफ्रीका में घूमने लग रहे हो। देखना बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप किसी नॉर्थ कोरियन मोन्यूमेंट में झांकने लग रहे हो, मतलब देखने लग रहे हो। कितना टूरिस्टी देश है ना भाई, कि कितने सारे टूरिस्ट आ रखे हैं, आप जैसे देख ही सकते हो, पूरा खचाखच भरा पड़ा है। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में, एक नए दिन में, एक नए देश से जिसका नाम है अंगोला। जी हाँ, मैं हूँ अभी अंगोला कैपिटल लुआंडा में। ये है मेरा कंट्री नंबर 167। मेरा पीछे हॉस्टल था, आपने देखा भाई, पता नहीं कैसे जाली वाली लगा रखी थी, बिल्कुल सिक्योरिटी ये वो। थोड़ा एरिया तो सही है वैसे, मैं आपको एरिया दिखाऊं तो देखो भाई, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, पर ये एरिया थोड़ा मतलब ऐसा सा है कि समझ नहीं आ रहा कुछ। पर चलो जैसा भी है जो भी है, अपने को हॉस्टल ये सबसे सस्ता यही था। एक लौता हॉस्टल जो पूरे के पूरे लुआंडा में है, ये वाला ही है, लुआंडा सिटी हॉस्टल। ये मेरे को पड़ा $15 का, एसी वगैरह सब था। अपना रूम तो डॉर्मेट्री था, पर 2 दिन तक कोई आया ही नहीं। रात को पहुंचा था मैं यहाँ पे, सुबह हो गई थी वैसे, आपने देखा था पिछली वीडियो में। तो मैं सोता रहा, कल का पूरा दिन मैं सोता रहा, मतलब उठा, काम धंधा सा किया, थोड़ा अपना टूर वगैरह का, और फिर मैं वापस सो गया। मैंने कहा एक दिन आज का है, हम आज घूमेंगे भाई। देखते हैं, सेफ्टी वेफ्टी का देखना पड़ेगा। वैसे तो कहते हैं कि भाई थोड़ा सेफ़ है लुआंडा, पर फिर भी हम अपनी तरफ से प्रिकॉशन पूरी लेंगे। अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने अभी बाइक टैक्सी बुक कर दी है, वो आने लग रही है, और हम जाएंगे सबसे पहले यहाँ के फोर्ट पे। वहाँ पे एक शॉपिंग मॉल भी है। यहाँ पे मेरी एयरटेल की सिम नहीं चल रही है, तो मेरे को सिम कार्ड खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से हम बाय रोड जाएंगे अगले देश, तो सिम कार्ड मेरे को खरीदनी पड़ेगी। ये मेन रोड है, यहाँ से अंदर जाके कहीं हमारा हॉस्टल है। भाई यहाँ पे भी यांगो ऐप चलती है, बोल्ट भी चलती है, पर बोल्ट से कोई टैक्सी वाला एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था राइड, उसके बारे में बात करेंगे। अब ये आ रही है बाइक, अब मेरा नेट चल नहीं रहा, यहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं बस, तो अब ये देखना पड़ेगा भाई, मेरे को खुद ही ढूंढना पड़ेगा बाइक वाला। भाई ये आ गया बाइक वाला अंडा। सही है भाई, बाइक ले ली। गाड़ी में पैसे भी ज़्यादा लगते और ट्रैफिक भी था। ये सारी बिल्डिंग्स भाई कम्युनिस्ट बिल्डिंग जैसी लग रही हैं। भाई यहाँ हम पहुँच गए इनके मेन एरिया में बिल्कुल। ये बाइक वाला भाई था अपना 1200 क्वांजा में इसने छोड़ा, इसके पास खुले नहीं थे, 500 ही उल्टे दे पाया। मैंने 2000 का नोट दिया था। भाई सबसे पहले मैं आया हूँ शॉपिंग मॉल में। यहाँ पे है एफ्रीसेल का शोरूम। एफ्रीसेल यहाँ की एक फ़ोन कंपनी है, मतलब टेलीकॉम कंपनी। तो वहाँ से हमको खरीदनी है सिम कार्ड, क्योंकि 2 दिन हूँ मैं यहाँ पे। आज वैसे निकल जाऊँगा, पर इसकी दूसरी सिटी जाऊँगा, फिर परसों भी हूँ, तो मेरे को चाहिए ही होगा, चाहे कितने डॉलर की मिले। सिम कार्ड तो भाई इंपॉर्टेंट है, कहीं फंस गए तो किसी को कॉल करने के लिए। भाई यहाँ पे एक नीचे ना यूनिटेल का ऑफिस था, वो रहा यूनिटेल। भाई मैं जाके बोला मेरे को सिम कार्ड चाहिए, कहते ठीक है, पर हमारा प्रिंटर काम नहीं कर रहा, आप 2 घंटे बाद आना। मैंने कोई और ऑफिस हो, कहते यूनिटेल का नहीं है। मैंने कोई और कंपनी का हुआ है, मेरे को 3 दिनों के लिए चाहिए, कहती नहीं है। सामने ही भाई एफ्रीसेल का ऑफिस है। पता नहीं यार क्या आइटम है, और भी मिल जाएंगे, मैं सही बता रहा हूँ। भाई क्या देश है यार, ये एफ्रीसेल वालों का भी सिस्टम नहीं चल रहा। पर यहाँ पे सिम कार्ड तो सस्ती बता रहे हैं कि 2000 क्वांजा में, मतलब 200 रुपये में। आगे करेंसी क्वांजा है, तो मतलब 2000 बोले तो अब 1 0 हटा दो, बस इंडियन रुपए में हो जाता है वो 210 के करीब हो जाएगा। 5 GB आपको इंटरनेट मिल जाएगा। नीचे यूनिटेल वालों का शायद थोड़ा एक्सपेंसिव था। दोनों का ही सिस्टम नहीं चल रहा है यार, किसी का भी चलता मैं ले लेता। चलो अब क्या कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन नहीं है। यहाँ पीछे फोर्ट है, वो घुमाते हैं बिना इंटरनेट के, वो तो हम जा ही सकते हैं, वरना बाइक वाइक बुक करने के लिए तो इंटरनेट चाहिए होगा। भाई देखो ये है यहाँ के प्लान। मैंने 7 दिन का लिया है 2000 में 5 GB। अब भाई एक बात बताओ, कोई बंदा क्यों लेगा 10,000 में 15 GB 30 दिनों का, जब वो 7-7 दिन करके कराएगा तो 8000 में उसको 20 GB ना मिल जाएगा। तो भाई देख लो इनमें कितनी अकल होती है ना, क्या पैकेज बनाया है। बल्कि ये वाला महंगा होना चाहिए, पर वैलिडिटी सिर्फ मतलब उसके लिए है, क्या कहते हैं, सिर्फ डाटा के लिए।
डाटा में तो वैलिडिटी कोई सेंस नहीं बना रही ना ये। भाई सिम कार्ड अपने को मिल गई है और यहाँ पे मैं बैठा था बाहर, वाईफाई वगैरह चला रहा था, मैं देख रहा था कैसे क्या जाऊँ अब अगले प्लेसेस पे। तो वो बंदा आया कि मिस्टर आ गया, हमारा नेटवर्क चल चुका है, आ जाओ सिम कार्ड ले लो। तो भाई मैंने 5 GB इंटरनेट रिचार्ज भी करा लिया। 5 GB इंटरनेट था 2000 क्वांजा का, और जो सिम कार्ड मैंने खरीदी है वो थी 200 क्वांजा की। तो 2200 में अपना काम हो गया, मतलब 220-30 रुपये में अपना काम निपट गया। चलो चलते हैं अब फोर्ट पे चलते हैं, इस मॉल के जस्ट पीछे फोर्ट है। भाई ये है यहाँ की करेंसी, 2000 क्वांजा का नोट, 1000 क्वांजा का और 500 क्वांजा का। और इस पे इनके नेशनल हीरो की फ़ोटो है। इनके मॉन्यूमेंट पे भी जाएंगे हम, सारे पे सेम फ़ोटो है। 5000 वाला भी है मेरे पास, अभी जेब में है, सेम ही नोट है, मतलब वो भी ऐसा 1000 जैसा ही है। और भाई अभी उस बंदे ने सिम कार्ड वाले ने मेरे को 100 क्वांजा का सिक्का भी दिया, मतलब 4000 दिए ना मैंने, तो उसने 2200 वापस दिए। तो ये 10 रुपये के बराबर मान लो आप इस सिक्के को। चलो अब चलते हैं भाई अपने फोर्ट पे। सामने आप देखोगे भाई अंगोला की स्काईलाइन, लुवांडा की सॉरी। और आपको भाई देख के ये रोड वोड बिल्कुल नहीं लगेगा कि भाई आप अफ्रीका में घूमने लग रहे हो। देखना कहीं से लग रहा है आपको अफ्रीका में। इस रोड पे भी हम चलेंगे, वहाँ पे इनकी बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह भी हैं। अभी हम चल रहे हैं फोर्ट के, ये शॉपिंग फोर्टालेज़ा, मतलब फोर्ट शॉपिंग मॉल कुछ ऐसा नाम है। इसके जस्ट पीछे यहाँ से 500 मीटर घूम के फोर्ट है। भाई यहाँ पे रोड पे ना ऐसे कान खजूरे पड़े हैं यार, बहुत सारे, इतने बड़े बड़े भाई, लगभग ये 8-10 इंच का है कान खजूरा ये। यहाँ से चढ़ के जाना पड़ रहा है भाई फोर्ट के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी मेरे पीछे, पता नहीं क्यों थी, शायद यहाँ पे किसी मिनिस्टर का कुछ होगा, ऑफिस। भाई लगभग 7-8 वीडियो पहले आपने पुर्तगाल देखा होगा, तो ऐसी सड़कें थी लिस्बन में भी, ऐसे पत्थरों से बनी हुई है ना। यहाँ पे भी देखो ऐसी सड़कें हैं। ये फोर्ट का रास्ता है, यहाँ से लगभग 200-300 मीटर हो रहा है फोर्ट। पूरा ऊपर चढ़ के आना पड़ा भाई। ये देखो भाई फोर्ट की एंट्री, यहाँ पे अंगोला का फ्लैग, और ये आपको थोड़ा कम्युनिस्ट फ्लैग जैसा लग रहा होगा, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री भी रह चुकी है आज़ादी के बाद थोड़े सालों तक। यहाँ ये बंदा खड़ा है, इससे पहले पानी का पूछते हैं। Brother, you have agua? No. Oh no, agua anywhere? No agua. Okay. Obrigado. भाई इसके पास तो पानी नहीं था यार, क्या आदमी था ये, पता नहीं क्या जलेबी बेच रहा था, जलाबो कह रहा था। ये देखो ऐसे ऐसे मोन्यूमेंट्स ना वहाँ मिलते हैं, कहाँ, कम्युनिस्ट देशों में, नॉर्थ कोरिया वगैरह टाइप में ना। ये इनके नेशनल हीरो है, जो बीच में चश्मे वाले बंदे, इन्हीं की फ़ोटो है यहाँ के नोटों पे भी। चलो अभी स्टार से चलते हैं अंदर। इस तरफ देखो भाई, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप किसी नॉर्थ कोरियन मोन्यूमेंट में झांकने लग रहे हो, मतलब देखने लग रहे हो। ये देखो भाई, बिल्कुल एग्जैक्टली आपको यही लगेगा। भाई मेरे पीछे रिसेप्शन था, यहाँ पे एक मिलिट्री वाला बैठा था, उसने मेरी टिकट काटी, पैसे लिए पर टिकट नहीं दी। मेरे को नहीं पता क्या सिस्टम होता है क्या नहीं होता। यहाँ से चलते हैं अंदर। भाई टिकट मेरी काटी उसने 300 क्वांजा की, तो मैंने उसको 500 का नोट दिया, कहता खुले ही नहीं है। मैंने कहा रख ले भाई, क्योंकि 300 क्वांजा होते 30 रुपये, 500 क्वांजा होते 50 रुपये। तो अंदर पानी रखा था वो फिल्टर वाला, मैंने कहा पानी पी लूँ, कहता हाँ, गिलास निकाल के दिया मेरे को, मैं पानी पी के आ गया। मैं कहा चल तेरे 200 क्वांजा का पानी पी जाऊँ। वैसे यहाँ पे छोटी 500 ml की पानी की बोतल 150 क्वांजा में मिल जाती है। अंदर आ गया हूँ, यहाँ पे थोड़ा ये मिलिट्री वगैरह का स्टफ़ रखा है। मैं तो भाई यहाँ पे व्यू के लिए आया हूँ, यहाँ से पूरा अटलांटिक ओशन का व्यू दिखता है और शहर का। भाई ये म्यूज़ियम के अंदर देखो आप, यहाँ मैं इसी के लिए ही आ गया भाई, गर्मी बहुत हो रही है। तो ये वही टाइलें हैं जो आपको मैंने पुर्तगाल में दिखाई थी, वैसे ही देख लो डिज़ाइन में, अंदर वैसी टाइलें पूरे इसमें लगा रखी हैं। यहाँ पे बंदूकें वगैरह रखी हैं। ये सब तो कोई इंटरेस्ट की चीज़ है नहीं। मेरे को तो टाइलें देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। संडी भाई कह रहे थे भाई ऐसी टाइल मिल जाएगी क्या, मैंने कहा यार पूरे का पूरा एक डिज़ाइन है, ठीक है, आप इतना बड़ा ऑर्डर दोगे तब जाके आपकी एक ये पेंटिंग बनेगी, क्योंकि ये एक टाइल है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये टाइल ले आके आप कहीं लगा दोगे तो डिज़ाइन बन जाएगा, इसका पूरा एक डिज़ाइन बनता है, हर पिक्चर का अलग है। भाई ये वाले जो टावर एसी होती है हम भी अपने घर में लगाने की सोच रहे हैं। अगर आपको पता है कि दिल्ली में कहाँ पे मिलते हैं और क्या प्राइस में मिलते हैं, कमेंट कर देना, मैं पढ़ लूँगा कि भाई यहाँ मिल सकते। भाई क्या ठंडे हवा फेंक रहे हैं, मौज हो गई। हे भगवान क्या जुलूम है यार, सुबह बादल थे
और बिल्कुल क्लियर आसमान, तेज़ धूप भाई, बिल्कुल इक्वेटर के पास है ये भी लुवांडा ना, सिर्फ 8 डिग्री साउथ में है, तो ज़्यादा नहीं होता भाई 8 डिग्री ना। ये भगवान क्या जुलूम है, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है पर भाई धूप बहुत तीखी होती है। चलो भाई जुलूम है तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर एटलीस्ट कॉन्गो जैसा ये तो नहीं है कि भाई कोई वीडियो बनाते हुए देख लेगा तो चिल्लाए विल्लाएगा। यहाँ के लोग मैंने सुने अंगोला की कि बहुत मस्त है वीडियो को लेके। हालांकि देखो 5-10% लोग तो पागल कहीं पे मिल जाते हैं, पर 90% यहाँ पे लोग सही हैं। मैं वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, किसी ने कुछ नहीं बोला भाई, चिल्लाना तो बहुत दूर की बात है। तो एटलीस्ट ये है कि गर्मी है, एक ही टेंशन है कि गर्मी है, ये टेंशन नहीं है कि कोई आके भाई मेरे को जेल में वगैरह डाल देगा। चलते हैं पैदल पैदल, देखते हैं, आपको सिटी का व्यू दिखाते हैं। अंगोला भाई आज़ाद हुआ था पोर्चुगीज़ से। अब देख लो, हम साउटो में गए, वो पोर्चुगीज़ टेरिटरी थी, ब्राज़ील पोर्चुगीज़ टेरिटरी है, आपका तिमोर लेस्ते अंगोला हो गया, इंडिया में गोवा पोर्चुगीज़ टेरिटरी है, थी, ठीक है, सारी थी। तो लार्जेस्ट ल्यूकोफोन कंट्री कौन सी है? ल्यूकोफोन मतलब जो पोर्तुगीज़ बोलते हैं, वो है ब्राज़ील, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। सेकंड लार्जेस्ट है ल्यूकोफोन कंट्री अंगोला, एरिया वाइज भी पॉपुलेशन वाइज भी। और थर्ड मेरे को लग रहा है पुर्तगाली होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो फ्रेंकोफोन कंट्रीज़ वो होती हैं भाई जो फ्रेंच बोलती हैं। जो लार्जेस्ट कौन सी है? DRC। और ल्यूकोफोन कंट्री वो होती हैं जो पोर्तुगीज़ बोलती हैं। अभी एक और AC वाला कमरा है, उसमें चलते हैं, थोड़ा थोड़ा AC का नज़ारा लेके फिर नज़ारा देखने चलेंगे। भाई ये देखो, यहाँ पे ना बोल्ट चलती तो है, अब ये 8 किलोमीटर जाना है और ये दिखा रहा है 1700 क्वांजा, ठीक है। अब ये देखो भाई, ये है यांगो, ये उसी गाड़ी का दिखाने लग रहा है भाई 5000 क्वांजा, 1700 और 5000, यहाँ बाइक आ रही है 1500 की। तो भाई यहाँ पे बोल्ट चलती तो है पर कोई एक्सेप्ट नहीं करता राइड। वो दिखा रहा है 11 मिनट दूर है राइडर। मैंने कहा चलो सिटी सेंटर चलेंगे, तब देखते हैं। हमारे हॉस्टल से भी दिखा रहा था 11 मिनट दूर है ड्राइवर, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। यांगो एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग, क्योंकि यांगो सही रेट दिखा रहे। सही तो नहीं है भाई यहाँ के हिसाब से, 7-8 किलोमीटर के 500 रुपये सही तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो तेल का प्राइस है ना वो 300 क्वांजा है, मतलब 30-31 रुपये। तो 7 किलोमीटर के भाई 500 रुपये सही तो नहीं हुए। तो भाई बाइक पे ही जाऊँगा मैं तो। वैसे धूप तो भाई बहुत हो रही है, पर क्या ही कर सकते हैं। चलो यहाँ से फटाफट नज़ारा देख के बाइक बुलाते हैं और चलते हैं। ये देखो भाई, ये है लुवांडा की स्काईलाइन। वो इनकी मेन बिल्डिंग है बैंक की, जो 1950 में बनी है। वो मेन रोड है, ठीक है। यहाँ अब यहाँ से एक रोड जाती है और 7-8 किलोमीटर जाने की मैं बात कर रहा था ना, वहाँ तक जाती है वो रोड, ठीक है। एक पतली सी पट्टी है 1 किलोमीटर चौड़ी, जो 7-8 किलोमीटर लंबी है। इसको आइलैंड दे लुवांडा, मतलब लुवांडा आइलैंड कहते हैं इसको, ये जो पट्टी सी है। बस यहाँ से ये व्यू मिलता है आपको फोर्ट से। ये फ्लैग है। मैं सोच रहा था पट्टी के आखिरी पे एक लाइट हाउस है, वहाँ जाने की, पर यार लाइट हाउस देखने के लिए 7 किलोमीटर जाना, 7 आना धूप में, कैंसिल कर रहा हूँ मैं तो। चलो भाई यहाँ पे AC में थोड़ा रेस्ट कर लिया, यहीं पे खड़े होकर टैक्सी बुक कर दी। यांगो आ रही है, कंफर्ट वाली मंगाई है, मतलब AC वेसी चला के। बाइक आ भी नहीं रही थी और मेरे बहुत गर्मी लग रही थी भाई। तो यांगो आई है कुछ 3500 की। यहाँ से सिर्फ हमको 3 या 4 किलोमीटर जाना है मुश्किल से। उसकी देख लो कितनी महंगी टैक्सी आ रही है यहाँ पे। महंगाई तो है यहाँ पे, फ्यूल कितना सस्ता है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि महंगी टैक्सी आ रही है। अब हम जा रहे हैं भाई इनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट की ग्रेव पे। वो एक मेमोरियल है, वो जा रहे हैं, देखने लायक है, मतलब बहुत ही बड़ा है। दिखाता हूँ आपको ले जाके। वो देखो भाई, वो है वो मेमोरियल। बहुत ही अजीब सा आपको लग रहा है स्ट्रक्चर, बहुत अजीब। मैंने ऐसा स्ट्रक्चर कहीं नहीं देखा, इसलिए मैंने सोचा इसको देखने चलते हैं। भाई टैक्सी ऑर्डर करी, वो बोला मैं तो फोर्ट वाले शॉपिंग मॉल पे खड़ा हूँ, ये तो आप फोर्ट पे हो। तो भाई अभी बात करने लग रहा है मेरे लिए, उसको समझा दिया। ही इज़ कमिंग? ओके, थैंक यू सो मच, ओब्रिगाडो। तो भाई ओके 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 ओके। तो वो कह रहा है लाइट जला देगा। मैं कहा भाई वो तो मैं नंबर पढ़ लूँगा। वो तो अच्छा, वो मैंने देख लिया, वो शॉपिंग मॉल पे खड़ा है। चलो यहाँ के ड्राइवर थोड़े समझदार हैं DRC वालों से। DRC में जो बंदे थे ना, विशाल भाई, गौरव भाई, वो कह रहे भाई उनको लोकेशन दिखती रहेगी यांगो ऐप पे, फिर भी फ़ोन करे, कहाँ है, अरे कहाँ है। एटलीस्ट यहाँ के बंदे ऐसे नहीं है। यहाँ के बंदे वो गलती से खड़ा हो गया वहाँ पे, वरना आ ही जाता वो भी, है ना। थोड़ा कन्फ्यूजन सा इन दोनों में भी। पर मैंने लोकेशन यहीं की डाली थी, उसको आना चाहिए था, उसका GPS दिखा रहा था, पर वो सोचा, उसने सही सोचा उस बंदे ने। मेरे को फ़ोन भी करा था, आने लग रहा है वो। आ गया भाई अपना बंदा ना, यहाँ से मोड़ लेगा वापस और चलेंगे यहाँ से स्काईलाइन। ये अपना बंदा उस साइड है बैठने का,
सुजुकी है, पर मारुति सुजुकी नहीं। आप ये मत सोचो कि इंडिया ने यहाँ पे कुछ करा है, ये सुजुकी जापान की कंपनी है। और भाई DRC से ना यहाँ के बंदे समझदार भी हैं। अगर मैंने कंफर्ट बुक करी है तो AC ऑन करके ही आया बंदा, ये नहीं कि भाई बंद कर रखा है, बंदे आएंगे तब चलाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। रोड्स तो बहुत ज़बरदस्त है पूरे लुआंडा शहर की ना। एयरपोर्ट से आए थे भाई 130-135 की स्पीड पे आए थे। पिछली वीडियो में आप जाके देखना, फुल स्पीड पे लाया था बंदा छोटी सी गाड़ी को भी। पैसा बहुत है भाई इस देश के पास, बस गरीबों के पास नहीं है। यहाँ पे गरीबों मतलब 99% जनता के पास नहीं है, 1% के पास ही है सारा माल जो भी है। भाई ये देखो सामने जो है इनका पार्लियामेंट है। इसको बंद कैसे करें, इसका सिस्टम म्यूजिक चल रहा था। ये देखो भाई कितना सही लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे क्यूबा वाला पार्लियामेंट हो, सिमिलर। भाई ये मेमोरियल जाना है, रास्ता ही नहीं मिल रहा है। पहले भाई ने मेरे को कहीं और उतार दिया, वहाँ का गार्ड बोला नहीं भाई इस बंदे को यहाँ मत उतार, दूर है वहाँ से। तो हम दोबारा आए हैं। और यहाँ का ये विंडो का ये सिस्टम है, होगा इंडिया में, पर मैं इस गाड़ी में बैठा नहीं। सिलेरियो है दिस, सिलेरियो सिलेरियो गाड़ी है भाई। इसकी मैंने ये वाला बटन दबा दिया, पीछे का शीशा खुल गया, आगे वालों का यहाँ से है। भाई आप ये सोचो कि इस बंदे ने मेरे को पहले दूसरी साइड उतार दिया था, वहाँ गार्ड के पास में गया। अच्छा वो तब तक गया नहीं था ये बंदा, कहता गार्ड इसको कि भाई यहाँ नहीं उतारना, वहाँ अगर विजिट करना है तो अब वहाँ कुछ घुमा के इसको बोला। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं दूसरी टैक्सी, मतलब मैं GPS खोलने लगा, उसको लगा मैं टैक्सी बुक कर रहा हूँ। कहता नहीं टैक्सी वैक्सी मत कर भाई, बुक टैक्सी वैक्सी की जरूरत नहीं है, मैं तेरे को ले जाऊँगा ऐसे ही। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैंने इसको बैठते ही बताया था कि तुम्हारे प्रेसिडेंट की मेमोरियल पे जाना चाहते हैं। अब यार यहाँ पे एक और एंट्रेंस पे आ गए, ये भी बंद है। अब वो पूछने गया है, अगर वो बंद होता तो पहले वाला गाड़ी बोल देता कि बंद है। भाई आप इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगाओ कि भाई ये बंदे यहाँ पे रहते हैं और इनको अपने टैक्सी वाला है बंदा, टैक्सी वाला ठीक है। इसको जो सबसे मेन लैंडमार्क है यहाँ इस शहर का, इसको इस चीज़ की एंट्रेंस भी नहीं पता कहाँ से है। तो सोचो कितने कम टूरिस्ट आते होंगे। किसी बंदे को छोड़ने ही नहीं आए टैक्सी वाला आज तक यहाँ पे कि इसको एंट्रेंस पता हो। वहाँ पे भी जाकर कंफ्यूज हुआ था, मेरे को वैसे ही उतार दिया कि हाँ भाई यहाँ से तू जा सकता है ऐसे, पर वहाँ से नहीं जा सकते थे। अब भाई सिक्योरिटी वाले से ना पूछने गया है बंदा कि कहाँ से क्या है क्या नहीं है, पर बंदे सही हैं। खैर फ्यूल तो इसका भाई 300 क्वांजा का भी नहीं लगा होगा, मैंने इसको 3000 क्वांजा दे चुका मैं ऑलरेडी टैक्सी का फेयर। भाई यहाँ पे एंट्री दे दी है। अब आप ये देखो इनका इतना इंपॉर्टेंट मेमोरियल, कह रहे कि जो कन्वेंशन सेंटर है, पता नहीं क्या बोला, इसके अंदर जाने का भी होगा कुछ ना कुछ, वो बंद हो चुका है। ये गेट देखो जैसे आप बंद है। ये मेरे लिए एक गार्ड आई, उसने खोल दिया और बोला कि आप ऐसे घूम सकते हो यहाँ पे आसपास, ठीक है, पूरे पार्क वार्क में आप घूम सकते हो और वहाँ से आप एग्जिट कर लेना। और ये पूरा मेमोरियल है, चलो पास से थोड़ा देखते हैं। अच्छा, ये जो मेमोरियल है ये इनके पहली प्रेसिडेंट की कब्र है एक तरह से, जिनका नाम था डॉक्टर ऑगस्टोनियो एंटोनियो नेटो। एंटोनियो ऑगस्टिनो नेटो था या ऐसा ही नाम है कुछ, ठीक है। जिन्होंने प्रेसिडेंट थे वो 1975 से लेकर 1979 तक। 1979 में उनकी डेथ हो गई थी जब वो मॉस्को में गए थे अपना पैनक्रियाटिक कैंसर का इलाज कराने। वहाँ पे मॉस्को में उनकी डेथ हो गई थी। तो एंगोला के जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बने, उन्होंने मॉस्को की एक कंपनी को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हमारे प्रेसिडेंट के लिए आप ऐसा एक स्मारक बनाओ, बहुत ही बड़ा होना चाहिए, वो एनॉर्मस होना चाहिए। तो मॉस्को की कंपनी ने जो नेटो प्रेसिडेंट थे, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट, वो उनका 60th बर्थडे था 17 सितंबर 1982 को। तो इस स्मारक की पत्थर रखा था, पहला पत्थर, फर्स्ट फाउंडिंग स्टोन उन्होंने रखा था, जो रशिया के आर्किटेक्ट्स वगैरह थे उन्होंने, ठीक है। ये कुछ नहीं है, बस आपको इतना ये दिखाने लायक। कितना टूरिस्टी देश है ना भाई, कि कितने सारे टूरिस्ट आ रखे हैं, आप जैसे देख ही सकते हो, पूरा खचाखच भरा पड़ा है। पर भाई 1980 के बाद खुद सोवियत यूनियन, मतलब रशिया को दिया था, मैंने ऐसे बोल दिया, तब तो सोवियत यूनियन था, ऑब्वियसली बात है। मॉस्को मतलब मेन तो रशिया ही था, तो इसलिए मैं रशिया बोल दिया। तो 1980 में खुद सोवियत यूनियन परेशान हो रखा था, पार्टीशन होने वाला था 1990 करीब। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वगैरह की वजह से उन्होंने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया, वो नहीं बना पाए थे स्मारक, ठीक है। फिर भाई इनको इनकम्प्लीट रहा, यहाँ पे भी सिविल वॉर हो गई, इनके पास ही फंडिंग की कमी थी। तो फाइनली इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया नॉर्थ कोरिया की कंपनी को। भाई कहाँ कॉन्ट्रैक्ट जाके दिया है भाई इन लोगों ने भी नॉर्थ कोरिया की कंपनी को, क्योंकि भाई देखो ये भी कम्युनिस्ट थे पहले, जब इंडिपेंडेंस मिली कम्युनिस्ट स्टेट बन गई थी अंगोला, सोवियत यूनियन भी कम्युनिस्ट था, नॉर्थ कोरिया भी कम्युनिस्ट था। तो अपने जैसों को ढूंढ के इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया। इनका क्यूबा से भी बहुत अच्छा रिलेशन था, उसके बारे में बात करेंगे। क्यूबा भी क्योंकि कम्युनिस्ट है,
तो फिर नॉर्थ कोरिया की कंपनी ने इसको आगे कंप्लीट करा था, वो स्टार वटार, इसलिए आपको देख रहे हो शुरू से वीडियो में नॉर्थ कोरिया का मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे नॉर्थ कोरिया में घूमने लग रहे हैं। भाई जब अंगोला आज़ाद हुआ 1975 में, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट तो बन गए, पर भाई इनका जो प्रेसिडेंट था वो बैक्ड था किन के द्वारा, सोवियत यूनियन और क्यूबा के द्वारा बैक था, क्योंकि ये कम्युनिस्ट कंट्री बनाना चाहते थे इसको। आप देखोगे इनके फ्लैग में आज भी वो सिक्कल और तलवार वगैरह जैसे, मतलब जैसे कम्युनिस्ट फ्लैग जैसा लगता है ना, स्टार वगैरह हर जगह लगा रखे, उसके भी बीचों बीच पीछे आप देखोगे तो स्टार लगा रखा है। तो ये कम्युनिस्ट कंट्री बनाना चाहते थे इसको, पर वन पार्टी सिस्टम था जब ये आज़ाद हुए ना, वन पार्टी को ही दे के गए थे पोर्तुगीज़ लोग। टैक्सी आ रही नहीं आ रही, अरे भाई क्या कॉल क्यों कर रहा है यार, लोकेशन देखो राजा। फिर एक जो पार्टी थी उनको बैकिंग करी थी भाई साउथ अफ्रीका ने और यूएसए ने, और जो तीसरी पार्टी थी उसको बैकिंग करी थी भाई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने। ये सब चलता रहा 2002 तक, यहाँ पे सिविल वॉर चली है। उसके बाद ये कंट्री काफ़ी स्टेबल हो गई। थोड़ी ज्योग्राफी बता दूं, अंगोला सदर्न अफ्रीका में पड़ता है, जिसके साउथ में लगता है नामीबिया, नॉर्थ में लगता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और इसके ईस्ट में लगता है ज़ाम्बिया। पर इसका बॉर्डर है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ भी, क्योंकि इनका छोटा सा एक्सक्लेव है जो है काबिंडा, वो अंगोला से नहीं लगता, वो लगता है एक्सक्लेव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, फिर आता है अंगोला, फिर आता है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ऐसे बीच में वो फंसा हुआ है। और हिस्ट्री और इसके बारे में, अंगोला के बारे में अगली लोकेशन पे जाके, टैक्सी मैंने ऑर्डर कर दिया है। भाई बंदे तो यहाँ के सही हैं, ये फ़ोन ही कर रहा था, मैंने कहा पोर्तुगीज़ नहीं बोलता, कहता ठीक है, मैंने कहा लोकेशन पे आ जा भाई। अब बताओ इससे सही लोकेशन कौन बंदा डाल देगा यार, बताना। इतनी प्रेसाइज मैंने लोकेशन डाल रखी है, यहीं खड़ा हूँ मैं बिल्कुल रोड पे, आने लग रहा है मोड़ के, ट्रैफिक तो है नहीं यहाँ पे, 1 मिनट में आ जाएगा। 2-4 किलोमीटर जाने के फिर भाई 400-500 रुपये देने हैं। कोई नहीं, चलो जाते हैं, बाहर ही खड़े होते हैं, कहीं निकल ना जाए। भाई इस वाले शीशे को भी इसने पूरा ब्लैक कर रखा है, पर आपको दिख रहा होगा ये कितना क्लियर है। पर ये वाला शीशा आप देखोगे तो ब्लैक है, पर ये अलग तरह की फ़िल्म है। ये ऐसी फ़िल्म है बाहर से ना एक कण नहीं दिखा अंदर का, पर अंदर से सब कुछ क्लियर दिखने लग रहा है। भाई मैंने अपनी गाड़ियों पे कभी चढ़ाया नहीं है ऐसे शीशे वीशे, ज़िंदगी में कभी भी मैंने फ़िल्म नहीं चढ़ाई भाई अपनी गाड़ियों पे जो इंडिया में, इसलिए मेरे को इतना पता नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ बस। भाई ये देखो गैंगस्टर एल्टो एस्प्रेसो गैंगस्टर एस्प्रेसो भाई बिल्कुल काला। और भाई 200 का नोट भी है इनके पास, और 200 का सिक्का भी है, इसने अभी दिया मेरे को। यहाँ आ गया भाई मैं इनके सिटी सेंटर पे। ये देखो ये है इनका नेशनल बैंक ऑफ अंगोला, और बिल्कुल खाली सड़कें भाई, पता नहीं आज सैटरडे है शायद इसलिए खाली है, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, वरना इतनी खाली तो नहीं होती होंगी। पर सड़कें भाई जो मेन सड़कें हैं वो तो लाजवाब हैं। भाई इस म्यूज़ियम आया था, सैटरडे संडे बंद रहता है ये म्यूज़ियम। भाई कोई टूरिस्ट आएगा, म्यूज़ियम वगैरह तो बंद होने ही नहीं चाहिए। ये था म्यूज़ियम, अंडरग्राउंड है म्यूज़ियम, अब यहाँ पे लोग बैठे हैं बस ऐसे ही, तो बंद है आज। ये है नेशनल बैंक ऑफ अंगोला, जो बिल्डिंग आपको रोड पे से चलती हुई दिखाई थी मैंने, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है 1950s की। और तो मेरे को ज़्यादा पुरानी बिल्डिंगें लगी नहीं, पर आपको काफ़ी भाई आपको सोवियत स्टाइल की बिल्डिंग यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जब मैं सुबह बाइक से आ रहा था तो आपने देखा ही होगा भाई कितनी सारी सोवियत टाइप की बिल्डिंग्स बनी हुई थी। वो सारी भाई इसीलिए ही दिख रही थी सोवियत टाइप, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ने कम्युनिज़्म लाने की कोशिश करी थी। तो कम्युनिज़्म में ऐसी बिल्डिंग बनती है कि सब लोगों को सेम तरह का फ्लैट मिलेगा, कोई कुछ ऑन नहीं कर सकता, तो यही सब रहता है। सामने इनकी भाई ये 4 फरवरी कोई स्ट्रीट है जो कि मतलब पूरा पानी के साथ साथ चलती रहती है। सामने वो आइलैंड है जो मैं बता रहा था आपको, पतली सी पट्टी, और सामने यहाँ कहीं आई लव युगांडा का, युगांडा कह रहा हूँ, अंगोला का लुआंडा का साइन लगा हुआ है, बस यही है भाई। और तो कुछ करने का है नहीं। यहाँ पे वापस मॉल ही चलते हैं, वहाँ पे शायद कोई सोविनियर शॉप वगैरह मिल जाए। और यहाँ पे पीछे 2 गार्ड भी आ गए थे मेरे को उठाने कि यहाँ क्यों बैठा है। मैंने कहा टैक्सी का वेट कर रहा हूँ, 5905 नहीं ये नहीं है, टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। फिर टैक्सी वाले का फ़ोन आया, उसी को पकड़ा दिया, मैं समझा दे कहाँ पे है लोकेशन। तो वैसे कुछ कह नहीं रहे, पर ये पूछ रहे थे कि क्यों वेट कर रहे हो यहाँ पे ये वो, तो मैं फिर उठ ही गया। मैंने कहा मॉल ही चलते हैं वापस। ये देखो भाई यहाँ पे रेट आएगा लिखा, गैसोलिना 400 और 300। भाई ये भी पोर्चुगीज़ टेरिटरी थी ब्राज़ील की तरह, तो यहाँ पे देखो मेरे को असाही मिल गई है। ओके थैंक यू।
भाई मैं दिखाता हूँ आपको मेन्यू, थोड़ा महंगा है यहाँ पे। ये इनकी सिग्नेचर बाउल है, छोटे वाला 7,000 क्वांजा का, मतलब 700 रुपये, 850, 1,000 रुपये का बाउल। तो मैंने सबसे छोटे वाला ही करा है, क्योंकि छोटे वाला इनका बहुत बड़ा होता है, तो असाई खाएंगे मज़े से। भाई ये आ गई अपनी असाई, और रेट भाई बिल्कुल वही यूरोप अमेरिका वाले हैं यहाँ पे। खैर बाउल में कम लग रही है, पर जितना पुर्तगाल में खाते थे ना, लगभग उतना ही मान लो, अब उतना ही है। अगर इसको ग्लास में कर दें तो उतना ही आएगा। भाई एंगोला पहले बहुत ही महंगा हुआ करता था, अमेरिका से भी महंगा कहते थे। अफ्रीका की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज़ में एंगोला आता था, पर फिर इनकी करेंसी की डिप्रिशिएशन होगी, पिछले 5 सालों में इनकी करेंसी बहुत गिरी, और फिर मतलब ये बीच में बहुत सस्ता भी हो गया था। पर अब इन्होंने दोबारा से मतलब सब चीज़ों के प्राइसेस वगैरह चेंज करे हैं, तो दोबारा से ये महंगा हो गया है। और इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? तो एंगोला की जो पर कैपिटा इनकम है वो है भाई $2,800 पर पर्सन। पर आप सोचोगे $2,800 है तो इसको गरीब देश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इंडिया के 2300 है। तो भाई एंगोला के जो 70% ऑफ GDP है वो आता है ऑयल एंड डायमंड्स के एक्सपोर्ट से। तो 70% पर कैपिटा में से हटा दो, इनकी असली में उतनी GDP है, ये मान के चलो वही $500, $600, $800 के करीब, बस इससे ज़्यादा नहीं है। इंडिया की GDP में से हम एक्सपोर्ट इसलिए नहीं घटा सकते क्योंकि इंडिया में कोई ऐसा इतना बड़ा मेजर एक्सपोर्टिंग सेक्टर नहीं है कि हम इतना ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करें या फिर कुछ करें। तो इंडिया की GDP ना मैं सही मानता हूँ कि हाँ इतनी एवरेज होगी लोगों की कि साल के $2,000 के करीब लोग कमा रहे होंगे। 2,000, $1,500 लोग कमा रहे हैं, क्योंकि कई लोग की 10-10 हज़ार सैलरी है, तो साल की 1,200, 1,20,000 रुपये के करीब बनती है। तो इंडिया में इतना है 1,500 से 2,000 या $2,500 तक एवरेज सैलरी। पर यहाँ के लोगों की भाई 3,000 विकिपीडिया दिखाता है, पर असली में इनकी $500, $600, $800 से ज़्यादा नहीं है। चलो भाई असाई वसाई खा ली हमने, मज़ा आ गया खा के। यहाँ से जो टैक्सी मिली है बहुत सस्ती आई यार, 1450 की। यहाँ सुबह मॉल आया था मैं, तब 1,200 लग गए थे, और अब ये कम्फर्ट वाली टैक्सी 1,400 की। वो जो पहले भी मॉल आया तब भी 1,200 की मिल गई। पता नहीं है पहले मेरे को 2-3 बारों में लूट लिया क्या यंगो वालों ने, पर अब तो सस्ती आ रही है। चलते हैं भाई, 4 बज गए। जितना कुछ था सिटी में दिखाने का मैंने आपको लगभग दिखा दिया, इससे ज़्यादा टूरिस्ट के लिए कुछ नहीं बना। ये था भाई मेरा कमरा, ये मेरा बेड था, और ये नो उसको लगा मैं चेकआउट करके वापस आ गया। तो भाई कोई नहीं आया भाई कमरे में, एक AC था, पूरे 24 घंटे चला है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अलावा 2 दिन तक यहाँ कोई नहीं था। भाई मज़ा काफ़ी आया सिटी घूमने में, पर एक तो गर्मी थी, ऊपर से इतना कुछ करने को था नहीं, जो करने का था कर लिया। और तो क्या, ये बीच किनारे बैठ के आप बियर वियर पियो, कैफ़ेज़ वगैरह में चले जाओ, यही सब है जो हर सिटी में मिलता है। और मैं पर्सनली करके ये सब बोर हो गया कि बीच किनारे बैठो, कैफ़े में बैठो, चाय कॉफ़ी पी लो, ये बहुत कर लिया। तो मैं वापस हॉस्टल आ गया था। हॉस्टल बहुत गजब का है भाई, ऊपर अपना पूरा बार टाइप बना रखा है, एक सोफ़ा भी बना रखा है कि अपना आगे लेट जाओ आराम से। मतलब लेटने के लिए तो नहीं है, पर हाँ कोई भी नहीं है हॉस्टल में, तो अपना ही राज है। यहाँ से लुबांगो के लिए मेरी बस है, जो साउथ ऑफ एंगोला में पड़ता है। यहाँ से लगभग 870-80 किलोमीटर की बस जर्नी। फ़्लाइट लोगे तो भाई 20,000 रुपये की, या फिर किसी दिन 13-14 हज़ार की है। पर अगर आप बस लेते हो तो 2,000 से लेकर 2,500 तक में आपकी बस हो जाएगी। तो मैंने कल बुक कर दी थी, रात को 8 बजे यहाँ से चलेगी और दोपहर में 2 बजे पहुँचाएगी। मतलब 18 घंटे की जर्नी है। पर मेरे को नहीं पता भाई कि 18 घंटे कैसे लग रहे हैं, क्योंकि रोड्स कहते हैं कि एंगोला की काफ़ी अच्छी हैं। देखने वाली बात होगी, देखेंगे। अभी थोड़ी देर यहाँ पे सोता हूँ आराम से लेट के, फिर चलते हैं शाम को। भाई रात के बज गए 7, मैंने बुक कर दिया टैक्सी, आने लग रही है, यंगो आ गई है, और हम चल रहे हैं अपना बस लेने। भाई ने चला रखे गाने, और गाता बजा रहा है साथ में, और डांस करता बजा रहा है। मैं नहीं चला सकता, मेरे पड़ जाएगा कॉपीराइट। भाई गाड़ी लेके मैं पहुंच गया हूँ बस स्टेशन पे। ये है मकॉन कंपनी, MACON, और ये एरिया पड़ता है गामेक, GAMEK। और इसके बिल्कुल जस्ट साइड वाला एक दूसरे बस वाला का हुआम्बो, उसके बारे में बात करेंगे, पर अंदर चलते हैं पहले। भाई ये बस टर्मिनल था, मैंने पराठे पैक करा लिए थे, दही भी दे दी भाई इतनी सारी, 3 डब्बे, क्योंकि 3 पराठे, एक अभी खाऊंगा, एक सुबह और एक कल दोपहर को पहुंचने से पहले। 18 घंटे की बस है। बस की टिकट विकेट बताता हूँ आपको। दही तो 3 भी पी जाऊँगा मैं, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। अच्छा भाई, यहाँ से निकलने से पहले मैं आपको बता दूँ टिकट कितने की पड़ी। टिकट पड़ी भाई 24,500 क्वांजा की।
अब ये आप ऑनलाइन इनकी साइट पे जाके बुक कर सकते हो। उस पर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको लुबांगो गामेक और नहीं सॉरी लुआंडा गामेक और लुबांगो तक, तो टिकट आ जाएगी। वैसे 22,000 क्वांजा के करीब चलती है, पर मैंने एक दिन पहले ही करी और ये बस फुल हो रही थी, तो ये प्राइस ऊपर नीचे कर देते हैं भाई ये लोग, ठीक है। तो वो आपको एक पर्चा सा आएगा, वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी फिर, ठीक है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से नहीं कर सकते। मैंने अपने हॉस्टल वाले से करा दी थी, उसको कैश दे दिए, मतलब जैसे अपना मान लो बैंक में जो चालान कटता है उस हिसाब से था। तो इसके साथ में ही एक कंपनी है हुआम्बो करके कुछ, पता नहीं हुलाबो पता नहीं ऐसी कुछ है, उसकी मेरे को बाद में पता चली, उसकी साइट खोली 19,000 क्वांजा की आ रही थी, तो यहाँ से 5,000 क्वांजा सस्ती, मतलब 500 साढ़े 500 रुपये सस्ती टिकट थी। और बस तो सेम ही होगी इनकी, इतनी कुछ खास क्या ही मिलेगी, पर वो वाली बस जल्दी भी पहुँच रही थी और सस्ती भी थी और खाली भी थी। ये वाली फुल भी है, महंगी भी थी, तो लोग इसको क्यों बुक करा रहे हैं, यहाँ के लोगों को तो पता ही होगा ना, तो क्या पता ये वाली बस अच्छी हो। तो यहाँ पे आके टिकट प्रिंट करा ली मैंने और बस चलते हैं। पता नहीं कहाँ लगेगी बस, गार्ड को भी नहीं पता था, अभी खड़ी तो हैं 4-5 पर पता नहीं है अभी। यहाँ पे खड़ी तो हैं बसें, पर ये सिक्योरिटी वाला था, अभी 10 मिनट पहले मैंने इससे पूछी थी तो बोल रहा नहीं आई अभी बस, पर पता नहीं, ये काफ़ी बड़ी कंपनी लग रही है। तो आप भी ये ले सकते हो अगर यहाँ पे आओ तो। वैसे फ़्लाइट यहाँ से 10 गुना महंगी है फ़्लाइट भाई, 13-14 हज़ार की, बस 2,500 की। भाई आ गया बस में, बस तो भाई एक तरह से आप मान लो सड़ी पड़ी है बिल्कुल। मेरे पीछे होने की सीट भी ख़राब हो रखी है, ये देखो यहाँ पे कितना कूड़ा ये पड़ा है, और मेरे यहाँ पे जो बटन सा होता है पीछे करने का वो टूट रखा है, तो खुद ही आगे पीछे हो जाती है। वज़न देता हूँ पीछे हो जाएगी, वज़न छोड़ता हूँ आगे हो जाती है, यही ड्रामा है भाई। लुआंडा से लुबांगो है 900 किलोमीटर और 13 घंटे तो गूगल दिखा रहा है, तो 18 ही लगाएगी, रुकते हुए रुकाते जाएगी मेरे को लग रहा है कहीं पे, तो 18 तो लगने ही है भाई। पर 900 किलोमीटर के 18 भी लग रहे हैं, मतलब 50 की स्पीड से तो एवरेज आ रही है। देखते हैं चलो कब तक पहुंचते हैं भाई। 8:10 का टाइम था बस का निकलने का, 8:45 तो हो चुके ऑलरेडी, और अभी बस स्टार्ट करी है। 35 मिनट तो यहीं से लेट चले हैं, क्या पता इसलिए लेट होती हुई। स्वागत है भाई नए दिन में। 900 किलोमीटर था लुआंडा से लुबांगो, और हम कवर कर चुके हैं लगभग 750 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, 760 कुछ कर चुके होंगे। 140 किलोमीटर बचा है अभी लुबांगो। कुछ ऐसे एरिया में से जा रहे हैं, बिल्कुल सुनसान भाई, कोई गांव नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, और बहुत तेज़ धूप हो रखी है। गर्मी ज़्यादा नहीं है, धूप बहुत तेज़ हो रखी है। पर यहाँ खड़ी हैं दो मैकॉन की बस, आगे वो कुंबा एक्सप्रेस भी है शायद, हाँ वही है। मेरी सीट ऐसी है, मतलब जैसे रिक्लाइनिंग वाला होता है ना, वो ऑप्शन ख़राब हो रखा है, तो रेस देता है बस वाला, पीछे हो जाती है मेरे वजन से, वो ब्रेक मारता है वो आगे हो जाती है। तो मैं तो भाई अब आगे करके बैठा हूँ, पूरी रात आगे पीछे होती रही, पर गैप काफ़ी ज़्यादा है पीछे वाले को, तो उसको पता भी नहीं चल रहा था बंदे को कि आगे पीछे हो रही है। बस तो सही है। तो यहाँ पे अगर आप रोड देखोगे तो ये बिल्कुल ओके रोड बना रखी है, ठीक है, जैसे अफ्रीका में आप उम्मीद कर सकते हो। मक्खन तो नहीं है, यूरोप अमेरिका जैसी मक्खन रोड तो नहीं है, बस हिलती रहती है, पर हाँ मतलब बीच में खड्डे भी आते हैं, पर ये मान लो 20% खड्डे हैं तो 80% सही रोड है। अभी जब पोर्तो से लिस्बन आ रहे थे पुर्तगाल में, तो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस 3.5 घंटे में बस वाले ने कवर करा था, है ना, लगभग। तो 900 किलोमीटर वो करता लगभग 10.5 घंटे में, तो ये 18 घंटे में कर रहे हैं। और ये काफ़ी जगह रुकते हुए आए, जैसे यहाँ रुक गए, कहीं और रुक गए, लोग ब्रश करने लग रहे हैं अभी, तो मतलब रोड तो सही है, ठीक है, पर थोड़े सीट ऐसी थी, पर अपना सही है, काम चल रहा है। 150 किलोमीटर है, 2 घंटे पहुँच जाएंगे भाई। अंदर ही चलते हैं, बहुत तेज़ तिखी धूप है यार, टेम्परेचर 23-24 डिग्री है, पर धूप बहुत तिखी है, जल रहा हूँ मैं। ये वाली है कंपनी वो भाई, हुआम्बो एक्सप्रेसो, तो आप इसको भी चेक कर लेना अगर आओ। ये वाली तो मकॉन ही है, 3 मकॉन खड़ी हैं, एक हुआम्बो एक्सप्रेस, वो एक और मकॉन आ गई पीछे से जाने लग रही, यहाँ से निकलेगी अभी। भाई यहाँ पे पहुँच गए हम लुबांगो, लगभग ये मान लो 20 घंटे बाद। अभी बजने लग रहे हैं शाम के 4। वहाँ से हम चले थे रात के 8 बजे, हालांकि बस 2 बजे चली थी, पर मैं तो भाई 8 बजे का बैठा था ना बस में, लेट हुआ, इनकी गलती है वो तो 20 घंटे लग गए भाई 900 किलोमीटर तय करने में। आप फ़ोन थोड़ा ज़ोर से पकड़ लूँ, यहाँ की सिचुएशन का नहीं पता। अब यहाँ पे कोई भी होटल ना ऑनलाइन नहीं है, तो मेरे को
होटल जा जाके पता करने पड़ेंगे क्या है क्या नहीं है। पर ये देखो पुराना सा शहर लग रहा है और सामने वो हिल देखो कैसी है, बिल्कुल अजीब सी है ना। चलो अब होटल ढूंढते हैं, गूगल पे जो आ रहे हैं उनमें जाके रेट पता करते हैं। 2-3 हज़ार का जो मिल जाएगा वो बंदा मेरे को हाई करके जा रहा था, 2-3 हज़ार का कुछ मिल गया तो ले लेंगे। टेम्परेचर बहुत मस्त हो रखा है। वो रही अपनी मैकॉन की बस और उसके आगे की रियल एक्सप्रेस भी है, वो भी लुबांगो आई है लुवांडा से, हमारे आगे आगे चल रही थी। ये जा रही है भाई अपनी बस मैकॉन एक्सप्रेस। सही थी, मैं बताऊं तो जर्नी अब इससे ज़्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते हम अफ्रीका में। एसी वेसी चल रहा था, बस का बीच बीच बंद कर देता था वो एसी, पर ठीक है ऐसी गर्मी कभी नहीं बनी कि जिसकी मैं शिकायत करूं। भाई टाउन तो यार ये काफ़ी सही लग रहा है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड सा लग रहा है। छोटा सा ही टाउन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये आ गई अपनी मैकॉन वाली बस वापस से। कई जगह उतारा इसने लुबांगो में भी ना, इसलिए भी लेट हो गई। पर भाई टर्मिनल का टाइम था वो, तो 20 घंटे बहुत होते हैं यार। ये रियल एक्सप्रेस आ गई है, बिल्कुल खटारा है। पहले पता करते हैं भाई इस वाले होटल में, इस होटल का नाम है होटल चिक चिक चिक। ये 4 स्टार होटल है यहाँ का। इसमें पता करते हैं रेट का तो अंदाजा हो एटलीस्ट कि क्या रेट है। भाई आ गया था मैं होटल के अंदर, यहाँ बात नहीं बनी, मैं आपको इनका प्राइस बताता हूँ। यहाँ पे भाई सोविनियर मिल गए। कल वो लुवांडा में सब कुछ बंद था तो कुछ भी मेरे को मिल नहीं पाया था वहाँ पे। ये मेरे पराठे भी बचा है, एक पराठा बचा है, एक बस में खा लिया था। तो यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि अंगोला का कोई सोविनियर ले लेते हैं। इतना बड़ा जिराफ तो कहीं टांगेंगे। ये सही लग रहा है वैसे, 4000 का है, 400 रुपये का। ये वाला लें, सोचते हैं। चलो भाई ये मैग्नेट ले लिया 4000 का। तो वो 5 ही काट रहा था पूरे, मैंने कहा भाई वहाँ पे 4 लिखा है तो देगा शायद, खुले मेरे को। ओके अब दिखा दो भाई। यहाँ पे जो रेट थे वो था सिंगल रूम का 55,000, डबल रूम का 66। अगर 2 बंदे होते तो यहीं पे रुक जाते हम, है ना। डबल रूम 2 बेड 66, ये भी ले सकते हो। 55 तो मतलब यार 6000 रुपये हो गया। तो आसपास एक होटल बताया, वहाँ जाके पता करते हैं। मेरे को लग रहा है यही होटल है या फिर अगले वाला है। होटल मिरान गोलोलो कुछ ऐसा ही नाम है, अब पता नहीं। इन बोर्ड भी कुछ लगा नहीं रखा। ये वाला होगा अगले वाला, शायद इस पे बोर्ड लगा हुआ है। वह शहर देखो बहुत पुराना पोर्तुगीज टाइप शहर लगेगा आपको, है ना, ऐसी। हाँ मिरान गोलो होटल। भाई यहाँ आ गया था होटल में। यहाँ पे कमरा मिला मेरे को 27,820 क्वांजा का, जो कि लगभग ये मान लो 2800-2900 इंडियन रुपए होते हैं, मतलब $31। तो मैंने ज़्यादा बारगेन भी नहीं करी, मैंने कहा कमरा दे तू फटाफट, 20 घंटे की जर्नी से आया हूँ। ऐसा कुछ होटल है भाई। इसके रिव्यूज़ वगैरह में लिखा था कि भाई चोरी वोरी यहाँ हो जाती है, पर मेरे को तो सुबह सुबह निकल जाना है, बस अभी सोना है। तो मेरे को चोरी का डर नहीं है, क्योंकि मेरे को तो रूम में ही रहना है। तो ये ऐसा रूम है भाई। लाइट इतनी ही है रूम में जितनी आपको दिखा पा रहा हूँ मैं। न्यूज़पेपर वगैरह रख रखा है भाई, जर्नल दे अंगोला, टीवी वगैरह चलाया बंदे ने, शावर वगैरह सब कुछ है। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी सही है। रेस्टोरेंट वगैरह भी है, पिज़्ज़ा वगैरह मिल जाएगा बोल रहा है। तो रात को भूख लगी तो खा लेंगे। भाई जैसे ही मैं होटल में घुसा, 3 इंडियन टाइप बंदे खड़े थे। मेरे को लगा भाई यहाँ पे काम वाम करते होंगे। तो मैंने जाते ही मैंने देखा उन तीनों ने मेरी तरफ घूरा, कुछ बोले ही नहीं। और भैया कैसे हो, या फिर मेरे को लगा क्या पता है नए हो यहाँ पे। मैंने जाके रूम पता कर लिया। इतनी देर में वो पुर्तगीज बोलता था बंदा जो सामने बैठा था, अंगोलन। तो मैंने कहा भैया आप बोलते हो क्या पुर्तगीज? कहते मतलब कुछ नहीं बोला। फिर मैंने कहा रूम कितने का है? उसने कहा इतने का रूम है। मैंने कहा डील डन। मैंने पैसे निकाल के दिए और फिर वो अपने हिंदी बोलने लग गए कि अभी कर रहे हैं रूम, किसी से बात कर रहे होंगे, ठीक है। इतनी देर मैंने पूछ लिया भैया कहाँ से हो आप? बोले बांग्लादेश। और मैंने कहा भाई ऐसे बोलने की क्या ज़रूरत है, आराम से ही तो पूछा है मैंने, मेरे से कुछ नहीं पूछा। मेरा तो समझ ही गए होंगे कि इंडिया से हूँ। तो वो 3 जने थे, ठीक है। मैंने अकेले ने कमरा लिया है। अगर वो अच्छी तरह बात करते, उनको पैसे बचाने थे, क्योंकि काफ़ी देर से बार्गेनिंग करने लग रहे थे। मैं कह देता एक बंदा यहाँ सो जाओ मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भी आधे बच जाएंगे, तुम्हारे भी आधे। और उसने रिप्लाई ऐसे दिया ना बंदे ने, बांग्लादेश। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या हो गया इसको। मैं कहा चोरी वोरी ना कर ले साले ये। तो मैंने कहा मेरे को अकेले को कमरा दे, मैंने भी कुछ ऑफर नहीं करा। तो भाई चलो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। कल हमको जाना है भाई नामीबिया, बॉर्डर पार करना है। तो मैंने पूछा बॉर्डर का, कहता सुबह 5 बजे यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन चलने लग जाते हैं बॉर्डर बहुत दूर है, ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पास 20-25 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर है अभी बॉर्डर, ठीक है।
तो मैंने कहा भाई, फिर आगे कहता कि ब्रेकफास्ट कर लेना सुबह 7 बजे, बिग ब्रेकफास्ट, पता नहीं क्या बोल रहा था, बिग ब्रेकफास्ट क्या है। मैंने कहा 5 बजे तो तू कह रहा है सेंटा क्लारा जाना है। फिर मैंने कहा ब्रेकफास्ट करके जाओ, सेंटा क्लारा चल जाएगा। बोला हाँ हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेंटा क्लारा इनकी बॉर्डर टाउन है एंगोला की। तो देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं होता। मैं चाहता तो आज रात की भी बस मिल रही थी मेरे को, मैं कौन ट्रांसपोर्ट की बॉर्डर तक चलती है, रात को 8 बजे चल के सुबह 4 बजे पहुंचाती है, 9:30 पहुंच चल के 4:30 पहुंचा देती है। ये वाला ऑप्शन भी था, पर भाई मैं इतना टूटा हुआ था ना कि 5 घंटे अब बैठो कहीं पे बस स्टेशन पे, फिर 8 घंटे की बस लो। मैंने कहा नहीं भाई, अपना रेस्ट करेंगे और आराम से चलेंगे, क्योंकि बॉर्डर पे जाके भी तो नहीं रुकना ना। बॉर्डर के आगे 200 किलोमीटर टाउन है नामीबिया में, वहां जाके हमारा स्टे है, तो इसलिए नहीं गया मैं। इस वीडियो में रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।